Good evening, everyone. I hope you can hear me. Today we will discuss about the philosophical essays, right? But before discussing this essay, let me ask you about your preparation. Already we are meeting after 2 weeks, and I hope whatever I've told you in the last session, you have utilized it to the best of the time. You have utilized it for the best possible manner. In case you have still complacent in your preparation or doing your preparation in a slow pace, do let me know. We'll discuss it, right? Individually also or here also, right? But in general, last time I've told you something which you might, those who missed the class can watch the last video shared. Uh, Overall, see, I'll tell you one thing more today, which actually you may remember after you become IAS, राइट। जो लोग भी आईएएस बनेंगे फाइनली वो इसको याद रखेंगे, मैं क्योंकि मैं तो कुछ ना कुछ बोलता हूँ, दो वो चीज आपको हिट करती है ना। वॉट एवर आई एम टेलिंग यू, इफ इट हिट्स यू इवेंचुअली, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू राइट रिमेंबर इट एंड डू द वर्ड वर्क अकॉर्डिंगली। सो सो एक राहुल को भी मैंने पूछा था कि क्या चीज तुमको हिट किया, बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी इन जॉब इन PSU। तो ही टोल्ड सर, काफी चीजों में आपने बताया, उसमें एक चीज जो लास्ट में हिट किया, दो चीज किया बेसिकली। he was actually, like most of you and others who are actually preparing for the UPSC, he is just a normal candidate, right? And with last three prelims he couldn't qualify, and I've told many times that those who are working hard for it will definitely get the reward। मतलब जो लगा रहता है उसका जरूर सिलेक्शन होता है, जो छोड़ देता है उसी का नहीं होता। ठीक है, ये एक बड़ी बात है जो देखने में साधारण सी बात है, बट इवेंचुअली इफ यू रिमेंबर दिस वर्ड कि मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ रही हूँ और मैं लगातार पढ़ती रहूंगी, तो डेफिनेटली मेरा सिलेक्शन होगा, कैसे नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं नहीं पढ़ूंगी तभी नहीं होगा, लेकिन अगर पढ़ूंगी तो डेफिनेटली होगा। तो एक ये गोल्डन वर्ड है जो जनरली हम लोग, मतलब मैं तो बोलता ही हूँ क्योंकि मेरा तो लगा रहा हूँ तभी जाके मेरा हुआ है। और सेकंड इज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट विच आई हैव एक्चुअली फेल्ट ड्यूरिंग माय सर्विस, जो मैं सर्विस में जो मैं फील किया हूँ उसके बेसिस पर है वो। पहला तो क्या था बिफोर सर्विस की, जब तक नहीं लगता है जॉब, तो एक लगता है एटलीस्ट एक जॉब लग जाए। तो इसके लिए ये है, गोल्डन मंत्र क्या है, जो लगा रहता है उसका जरूर होता है। तो आपके पास जो भी टाइम है उसमें लगे रहेंगे तो डेफिनेटली होगा। सेकंड ये बात है, जो सर्विस में आने के बाद मालूम चला, और ऐसा पता भी चलता है कि इन इंडिया देयर आर टू सर्विसेज, वन इज IAS एंड सेकंड इज नॉन IAS। दो ही सर्विस है इंडिया में, एक IAS है और दूसरी नॉन IAS है। आप समझ गए, ठीक है, कि कितनी बड़ी सर्विस है। एक सिर्फ एक सिंगल सर्विस, और नॉन IAS सारी की एक ही कैटेगरी है। नॉन IAS की सारी एक ही कैटेगरी है, इंक्लूडिंग कोई भी सर्विस हो, ठीक है। any service including IPS, IRS, central, state, PSU, everything in one category, that is non IAS। तो now आपके लिए, for you it is like the first and foremost to qualify with very good rank so that you get IAS, otherwise you will get non IAS service। ये मुझे सर्विस के दौरान पता चला कि बहुत डिफरेंसेस है IAS एंड नॉन IAS में, ठीक है। चाहे वो IPS ही क्यों ना हो, उसके बाद ही क्यों ना हो, इट्स लॉट ऑफ डिफरेंस is there because of the lobby, IAS lobby, because of the service quality, because of the service conduct, many things are there, because of the privileges, because of the power, prestige, many things are there। so ये दो फर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो जो आप लोग के लिए हैं, इसलिए आपको इतना पढ़ना है, यू गेट IAS, ठीक है। अब नाउ सम ऑफ यू माइट हैव गिवन, भाई आप लोग ने, कुछ लोग ने हथियार डाल दिया होगा कि अब भाई आज हो गई कितनी तारीख, 5-6 तारीख हो गई है, सो अब हार्डली यू हैव 40 days ऑलमोस्ट, ठीक है। 40 days में तो मेरा क्या होने वाला है, जब जब अभी तक नहीं हुआ तो अब क्या हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपको, क्योंकि अब मैं इसके बाद बताऊंगा तो बहुत लेट हो जाएगा। whatever you have studied till now, I have already told you, you have to revise it at least 3 times before the examination if it is current affairs,
एंड इफ इट इज नॉन करंट अफेयर्स मतलब स्टैटिक पार्ट है, यू कैन गो ऑन रिवाइजिंग इट इवन बिफोर द एग्जामिनेशन, few days before the examination, because you have already revised it many times during the prelims last year में, ऐसे करके आपने काफी बार पढ़ा होगा, right? So you can revise it in the end also, static part, but current affairs at least 3 revisions before the mains examination. अब 40 days are there for you. So what you are going to do in 40 days? 40 days में you can do everything. अब आप सोचो कि इफ यू थिंक दैट कि 40 डेज में नहीं होगा, तो फिर आपका कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट के दिनों में आप पढ़ते हैं, आप रिवीजन करते हैं। वॉट एवर यू स्टडी टिल 1 ईयर, अभी तक जो पढ़ोगे 1 ईयर, 2 ईयर्स और मे बी 4 ईयर्स, 3 ईयर्स, जितने साल से आप तैयारी कर रहे हैं, all those you won't remember during the examination unless and until you revise it, है ना, before the mains examination. So जो 40 days है, that will include your revision, full revision. Also कुछ कुछ नया पढ़ना है, वो भी पढ़ना है इसमें आपको, करंट अफेयर्स भी है, रिवीजन भी है, स्टैटिक का, करंट का भी रिवीजन है, प्रैक्टिस भी है, आंसर राइटिंग भी है, essay राइटिंग भी है, एवरीथिंग इज देयर. सो 40 days are there to you, are there for you to complete your whole preparation and revise it thoroughly. तो इन जनरल आपको, अगर आपको लगता है इस साल आपका नहीं होगा, तो अगले साल भी आपको यही 40-50 डेज ही मिलने वाले लास्ट में, और इसी 40 डेज में आपको निकालना है, क्योंकि यही 40 डेज जो पढ़ता है उसका हो जाता है, और जो इसमें कॉम्प्लेसेंसी रहता है या प्रोक्रेस्टिनेट करता है या टाइम पास करता है या नहीं पढ़ता है, इसमें वो रह जाता है। यही आपको चाहे ये अटेम्प्ट देना हो, चाहे अगला या अगले साल के अगला, और कितना भी अटेम्प्ट देना हो, यही 40 डेज विल हेल्प यू टू क्लियर द एग्जामिनेशन, और यही 40 डेज जो वेस्ट करेगा उसका नहीं होगा। सीधी सी बात है, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए आप, 40 डेज सफिशिएंट है कि नहीं है? 40 डेज बहुत होता है, और यहाँ तो मोर देन 40 है इफ यू डू नॉट वेस्ट इट। मैं मान के चल रहा हूँ आप वेस्ट करोगे थोड़ा बहुत, लेकिन अगर आप एक एक दिन यूटिलाइज करो, यू हैव 40 डेज, एंड 40 डेज में क्या होगा? रिवीजन होगा। अच्छा, कोई मुझे मिला था, आई केम टू दिल्ली, ही आस्क्ड मी, सर हम, मेरे को टाइम कम है, तो मेरा होगा कि नहीं होगा? मतलब टाइम कम तो है, 2 महीना था जब मैं अभी जस्ट आई केम फ्रॉम दिल्ली, तो 2 मंथ्स ऑलमोस्ट था, और ये 50 डेज था, 55 डेज था। सो ये था कि सर मुझे लग रहा है, मैं तो टेस्ट सीरीज लिख रहा हूँ, लाइक एवरी अदर अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, मैं टेस्ट सीरीज लिख रहा हूँ, मेरे नंबर बहुत एवरेज आ रहे हैं, और मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, तो पता नहीं, मेरा भी ये अटेम्प्ट भी वैसे ही जाने वाला है। देखिए, अगर आपने सोच लिया है कि आपका ये अटेम्प्ट भी वैसे ही जाने वाला है, होगा कि नहीं होगा, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपका नहीं हो रहा है। इफ यू आर थिंकिंग दैट कि मेरा कैजुअल अप्रोच है ना, मैं भी मान लिया हूँ मेरा नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपका नहीं हो रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और आपको अगर नहीं हो रहा है, तो आप 40 डेज करेंगे क्या? व्हाट यू विल डू दिस 40 डेज? कि अब कुछ लोग मान ली मेरा नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे? हाउ यू आर गोइंग टू स्पेंड दिस 40 डेज? बताइए। कुछ नहीं करेंगे आप, आपको नहीं पढ़ना चाहिए ना, कायदे से आप छोड़िए और घर जाइए, आराम करिए 40 डेज, या कहीं जॉब कर लीजिए, अगर आपको पता है आपका नहीं हो रहा है। लेकिन ये कोई नहीं करता है, लोग धीरे धीरे समय काटते हैं, दिन का 5 घंटा 6 घंटा पढ़ते हैं, और टाइम वेस्ट करते हैं, और बोलते हैं मेरा इस बार नहीं हो रहा, अगली बार मैं फोड़ दूंगा, एंड विद दिस अप्रोच दे आर प्रिपेयरिंग, और फिर उनका नहीं होता है तो बोलते हैं देखा, मैं तो मानते थे मेरा नहीं होगा, अब मैं अगले साल देखूंगा। अगले साल के लिए वो बैठेंगे पीटी, पीटी ना क्लियर हो, पीटी बहुत टफ हो चुका है, पीटी क्लियर हो गया तो मेंस में भी यही कंडीशन, सेम इस साल कंडीशन अगले साल भी रहेगी, जिसमें काफी अनप्रेडिक्टेबल रहेगा, और आपको बोलेंगे यार मेरे को फिर लग रहा है इस बार फिर मेरा होने वाला नहीं है। तो ये विशेष सर्किल चलती रहेगी, अंत में आपका मतलब अटेम्प्ट खत्म, एज खत्म, एंड देन विल गो आउटसाइड ब्लेमिंग यूपीएससी एंड द प्रोसेस, ये अनफेयर है ना, अनरीजनेबल है। अब बताइए, जो लोग निकल गए वो बोलते हैं ट्रस्ट द प्रोसेस, जो नहीं निकले दे ब्लेम द प्रोसेस। बेसिकली कोई भी, मतलब जो हार गए जंग, उनको लेना चाहिए सारी गलती अपने ऊपर, लेकिन वो लोग नहीं लेते हैं, बिकॉज ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म, कि भी मेरी गलती नहीं किसी और की गलती है। बट दोज हु आर एक्चुअली गोइंग टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, वो ये 40 डेज में मानेंगे कि एवरी डे इज इंपॉर्टेंट, एंड आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर ईच एंड एवरी डे, एंड ऑन द एट द एंड ऑफ 40 डेज आई विल बी कंप्लीटिंग माई होल सिलेबस, और मेरा हो रहा है। ठीक है, ऐसा मान के आपको तैयारी करना है। बिलीव मी, जिस दिन आप ये मान लेंगे मेरी तैयारी अभी नहीं है, पर आज से 10 सितंबर तक आई विल बी रेडी फॉर द एग्जामिनेशन, मेरा हो जाएगा तैयारी, तो डेफिनेटली आप उसकी स्ट्रेटजी बन जाएगी 10 तारीख वाली, और आपके डेज काउंट हो जाएंगे,
और आपके डेज में आवर्स भी आपके डिवाइड हो जाएंगे, कितना घंटा किसको क्या देना है, एंड फाइनली यू विल बी एमर्जिंग कि अब मेरे को 10th सितंबर तक मेरा हो जाएगा। यही फर्क है जो लड़का सक्सेसफुल है और जो नहीं है। सक्सेसफुल व्यक्ति अपना स्ट्रेटजी बनाता है, नॉन सक्सेसफुल उस टाइम पीरियड को टाइम पास करता है और वो जानता है कि उसका नहीं हो रहा और उसका फेलियर का इंतजार करता है। तो आप सोच लीजिए, मैंने आपको 2-3 बातें बताई है आज। पहला तो बता ही दिया था, दूसरा भाई IAS 9 नॉन IAS, और थर्ड कि 40 डेज सफिशिएंट फॉर यू टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। यही बताने में आपको आज आया हूँ, अपार्ट फ्रॉम टेलिंग द फिलोसफिकल ऐसे, ये बताने आया हूँ कि आपका ये 40 डेज सफिशिएंट है एग्जाम निकालने के लिए, ठीक है? क्योंकि एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट नॉट यूपीएससी। तो 40 डेज फुल्ली डेडिकेटेड टू यूपीएससी करिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हियर एंड देयर। एंड वन मोर थिंग, जिनको लगता है कि मेरा रिवीजन नहीं हो पाएगा 40 डेज में, मैं पूरा पढ़ नहीं पाऊंगा, कैसे होगा, बट आई वांट टू बिकम, बट मेरे को गिव अप लग रहा है, मेरे टेस्ट में एवरेज नंबर आ रहे हैं, है ना, आई एम नॉट गेटिंग वेरी गुड मार्क्स इन टेस्ट सीरीज, आई एम नॉट गेटिंग एनी अप्रिसिएशन, आई एम अनेबल टू रिकॉल, आई एम अनेबल टू राइट, आई एम afraid of the writing practice। सबका एक ही सॉल्यूशन है, डिवोट योर 10 to 12 hours in studies from now itself। पहला। सेकंड, if you are thinking ki those who are given 2 attempts, 3 attempts, have wrote 1 mains or 2 mains, or maybe they have practiced writing in the test series, आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि यू आर नॉट गोइंग टू क्वालिफाई। व्हाई? सी इट्स मैटर। देखिए सारा खेल इसमें क्या है, जो आपको डर लगता है वो मेनली है करंट अफेयर्स का, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू रिकॉल इट, बिकॉज अभी रिसेंट का है, रिमेम्बरिंग में भी टाइम लगेगा, प्रैक्टिस भी नहीं होती, रिकॉल में प्रॉब्लम रहती है। what you may be afraid of is what you may not be afraid of is static, कि एथिक्स में कुछ तो लिख देंगे, हिस्ट्री में भी लिख देंगे, ज्योग्राफी लिख देंगे, पॉलिटी लिख सकते हैं स्टैटिक वाला, करंट अफेयर में थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, है ना। वट एवर द फीलिंग इज दैट यू जस्ट ट्राई टू सी हाउ मच मार्क्स यू आर एक्चुअली अफ्रेड ऑफ। अपना जोड़िए मार्क्स, दैट हाउ मच मार्क्स यू नीड टू ओवरकम टू गेट दैट कॉन्फिडेंस। देखिए बहुत सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। मोस्ट ऑफ यू, मतलब मोस्ट ऑफ यू, व्हेन आई वाज आल्सो स्टूडेंट, है ना, मेंस जब मैं लिखता था, मेरे को भी पता था कि स्टैटिक में देयर इज नो प्रॉब्लम, आई विल रिवाइज एवरीथिंग, आई विल राइट समथिंग, आई विल राइट एज पर द क्वेश्चन आस्क्ड। स्टैटिक क्या है? GS 1 4, एंड ऑलमोस्ट ऐसे इज आल्सो स्टैटिक, ऑप्शनल इज आल्सो स्टैटिक मोस्टली, ठीक है। सो एंड GS 2 and 3 का 50-50% इज स्टैटिक, almost 50-50% of GS 2 and 3 is static. So almost the dynamic part, the current affairs part is mostly half, almost half of GS 2 and 3. That is almost 250 marks, and that may count to around, out of 40 questions in GS 1 and 2, around 20 questions, around 15 to 20 questions, right? So considering just 15 to 20 questions ही आप पे भारी पड़ रहे हैं, because of this only you are little bit afraid कि कैसे होगा मेरा। Rest you will revise it, I know, before the examination आप सब revise कर लोगे and you will be able to produce the answer because you have already been revising it since so many years in prelims and mains। So 15-20 questions के लिए why are you giving up? It's a matter of just 15 days में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा सारा, 2 हफ्ते में हो जाएगा। जस्ट सी द करंट अफेयर्स मेंस का, रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना है 4 बार, हो गया याद, राइट और रॉन्ग। ठीक है। सो दिस इज जो मैं बता रहा हूँ, दिस इज नॉट ए एक्चुअली स्ट्रेटजी, इट्स ए बेसिकली माइंड गेम, कि हम मन को समझा लेंगे कि 15-20 क्वेश्चन के लिए ये अटेम्प्ट में छोड़ने वाला नहीं हूँ। ओके, गॉट माय पॉइंट। तो 15-20 क्वेश्चंस के लिए ये अटेम्प्ट मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, वेरी सिंपल थिंग। ओके, ये क्लियर है कि नहीं है? ये पेपर 15th है ना, तो कंसिडर दैट कि ये महीने का मतलब जो एंड डेट है आपका है, उससे भी एक हफ्ता पहले तक, बेसिकली 25th ऑफ अगस्त यू कैन क्लोज रीडिंग करंट अफेयर्स, ठीक है।
So just 25th of August you can almost close your current affairs. but पर ऐसा नहीं है कि जो करंट अफेयर्स पूछेगा वही आपको लिखना है. जनरली क्या होता है, कोई क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ, मान लीजिए आज ही जो हुआ है रेलवे, रेलवे में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या नए नए स्टेशन का उद्घाटन, क्या क्या वट एवर द मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई क्वेश्चन आ गया. सो यू कैन राइट, मे बी कोई ऐसा उद्घाटन होने वाला था 10 तारीख को, 10 सितंबर को, तो आप उसको एग्जाम में लिख सकते हैं ना, क्योंकि जब आप रेगुलर अखबार पढ़ रहे होंगे, एटलीस्ट हैव ए ग्लैंस, सो यू कैन राइट दैट थिंग इन द एग्जामिनेशन आल्सो, उसमें आप एग्जाम पे लिख सकते हैं, और बहुत रिसेंट एग्जाम्पल होगा. राइट. सो जो अब 25 तारीख को नहीं हुआ, वो 10 तारीख को हो रहा है, एंड यू कैन राइट इट इन मेंस एग्जामिनेशन, बहुत इजीली लिख सकते हैं आप. राइट. तो इसलिए ऐसा इन जनरल लगता है कि मतलब कब तक अखबार पढ़ना चाहिए, कहाँ तक आएगा अखबार से, तो इशू बेस्ड क्वेश्चन आएगा, बट यू कैन यूज द एग्जांपल्स एंड एनी अदर पॉइंट्स इन ड्यूरिंग विच एवर, जस्ट बिफोर एग्जामिनेशन कोई चीज आया तो आप लिख सकते हैं. कॉपी जब तक चेक होगी, इट विल बी द वेल नोन फैक्ट टू एवरीवन. राइट. सो ये आप डेट्स भले आप देख लें, 25th विल बी द ऑलमोस्ट लास्ट डेट फॉर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस करंट अफेयर्स ऑफ दिस मंथ, बट इन केस यू कैन रिफर टू रीड, जस्ट हैव ए ग्लांस, आधे घंटे में देख लीजिए आप अखबार हेडिंग हेडिंग, और क्या क्या उसमें कोई भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है यू कैन राइट समवेयर, क्योंकि फिर आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे दोबारा, ना ही करंट अफेयर्स में आएगा वो. तो यूज दैट इन द एग्जामिनेशन इफ यू विश्ड की यूज कर सकते हैं. ठीक है, इतना क्लियर है. सो मैं वही कह रहा हूँ कि बी रेडी एंड प्रिपेयर वेल. जस्ट 15-20 क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा, आपके पास मैक्सिमम आपका तैयार है. many things you have done it many times, even prelims निकालने में भी आपने ये सब पढ़ा है. So just make sure that you revise everything, then only you're going to remember before the examination and produce in the examination. जब तक आपने कितनी मेहनत करी है वो कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं जान रहा है, unless and until आपने वो मेहनत आपके आंसर में लिखी है कि नहीं लिखी है. तो वो कैसे लिखेंगे आप, जब आप रिवाइज करेंगे बढ़िया से और रिकॉल रहेगा आपका. Already I've told you method to revise, method to do the uh, practice that one question, at least 3 questions in half an hour, or 6 questions in 1 hour every day before the examination, and the timing is as the timing of your UPSC mains examination. इधर 9 बजे से चालू करिए और स्टार्ट बाय 2. ठीक है, मैं बता चुका हूँ, ये प्रैक्टिस रहेगा. रिवीजन की और अच्छी स्ट्रेटजी कैसे करेंगे, क्योंकि अभी यू मे बी रीडिंग न्यू थिंग आल्सो, नेक्स्ट क्लास में आई विल टेल फॉर रिवीजन व्हाट टू डू मोर. ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फिलोसफिकल एसे. अभी यहाँ तक किसी को डाउट है क्या है? एंड वन मोर थिंग, दोज हु आर राइटिंग द टेस्ट, इफ यू हैव एनी इशू रिगार्डिंग एनी प्रॉब्लम चेकिंग में, या क्या लग रहा है आपको फीडबैक में, कुछ डाउट लग रहा है या मजा नहीं आ रहा है, या आपको लग रहा है कि देयर इज नो वन टू गाइड यू एग्जैक्टली क्या लिखना है, क्या करना है, जस्ट गेट बैक टू मी, शो योर पेपर. कोई इसमें स्पेसिफिक आइडिया है तो मेरे से डाउट आप लिख लो, आई विल डिस्कस दैट. ठीक है, 1-to-1 मैं डिस्कस कर लूंगा. ओके, अभी तक कोई इशू है यहाँ तक का? किसी को डाउट हो रहा है कि मेरा नहीं होगा? मतलब सबको श्योर है कि मेरा हो रहा है? एटलीस्ट खुद से तो श्योर होना चाहिए ना. लेट यूपीएससी जज यू, व्हाई आर यू जजिंग योरसेल्फ? ओके और नॉट? ठीक है ना? ओके, लेट्स स्टार्ट. See, philosophical essay, nowadays UPSC is asking even general essay in that philosophical form. But philosophical essays are, when you see the answer question, you will find out कि भाई क्या philosophical है, क्या general है. So philosophical basically it has a philosophical touch. Philosophical touch means the meaning and essence you have to, है ना, interpret. मतलब बहुत direct नहीं होता. Meaning and inferences you have to interpret and then write the answer. So I've already told you how to write the answer for general essay, brainstorming से लेकर सब बता दिया मैंने. Philosophical essays में what new you have to do वही बताऊंगा आज. बाकी सब almost same रहेगा for general essay, but philosophical में how you're going to catch the essay and how you're going to understand it, and then how to reproduce the answer in a more logical and comprehensive manner, that I'll be discussing today. So philosophical में सबसे बड़ा problem है कि चारों में से कौन सा लिखना है, ये समझना बड़ा फाइट है. First of all, go through all the questions, 4 questions जो भी हैं, understand the meaning of it, get the essence of it.
इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले एसेंस खोजना है, राइट। एसेंस और मीनिंग ऑफ द टॉपिक। ठीक है, मतलब इसका मीनिंग क्या है, क्या कहना चाह रहा है। इज इट सम प्रोवर्ब, it is some idioms, phrases, whatever it is there. Try to understand the meaning of the topic, and then you have to select which one you want to write, right? Which one you want to write, you have to select it. So then came the selection of the topic. Selection of the topic hai. So first criteria will be the topic which you understood better. That means the meaning. Maybe you understood two topics. मान लीजिए आपको दो टॉपिक समझ आ गए बढ़िया से, but then you have to find out which topic has more dimensions to cover, right? More dimensions किसके हैं? Which topic has more dimensions to cover to understand it? भी कितने कितने में variety आंसर कर सकता हूँ, more dimension में लिख सकता हूँ, and for each dimensions how much more examples you can write. एक थोड़ा सा अंदाज अंदाज लग जाएगा, है ना, एक glance में, and then you can identify the topic. Then you actually start writing or start brainstorming. I already discussed that brainstorming should be unorganized. Those who have missed the last class should should watch the video. है ना, जो just general essence में there I have told you that the brainstorming should be unorganized, not organized. Okay, then you have to start. Now coming to the, अब पूरा उसमें लिख लेंगे, brainstorming कर लेंगे. Now you have to start with the introduction first, right? You have to think that कि अब मुझे क्या क्या लिखना है उसमें इंट्रोडक्शन में. सो बेसिकली इन इंट्रोडक्शन पार्ट यू हैव वेरियस चॉइसेस, बहुत सारे तरीके, आई ऑलरेडी डिस्कस दैट. जनरल ऐसे में कुछ अलग फिलोसफिकल ऐसे का आई विल डिस्कस. रेस्ट जनरल में गो टुगेदर, जनरल वाला भी. फिलोसफिकल का व्हाट मोर वी कैन डू इज दैट फिलोसफिकल का बहुत टफ है, तो वी कैन राइट सम डेफिनेशनल और डिस्क्रिप्टिव अप्रोच. डेफिनेशनल और डिस्क्रिप्टिव अप्रोच, उसको डिफाइन कर देंगे, डिस्क्रिप्शन कर देंगे, राइट. और then you can have some deconstruction from the topic. Deconstruction of the topic, that means the whole topic will be given. You have to break the topics into subparts, and then you have to deconstruct from those subparts, and you can summarize some, not summarize, basically you can introduce the topic, right? And you can also use the keywords for defining the various words, है ना, keywords जो होंगे, है ना. And maybe you can use the anecdotes, and the same thing, it will be similar for the general essay. This may be the introduction. Okay, ये तो क्लियर है. बेसिकली इस तरह से कोई टॉपिक को आप डिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं. यू कैन यूज द कीवर्ड्स, एग्जांपल्स, एनेक्डोट्स, और बाकी स्टोरीज एवरीथिंग वो तो सेम ही है. Those also are the methods to start the philosophical topic, provided you understood the topic clearly and you are on the lines of the topic, not deviating from the topic. ठीक है. Now coming to the body. See, body have various approaches in writing the philosophical essay. There may be various approaches. Few of the approaches I will tell. कोई भी आप यूज कर सकते हैं, मिक्स ऑफ वेरियस अप्रोच भी कर सकते हैं. You can use these approaches or you can use mix of these approaches. First is keyword approach. See, first of all, the keyword approach, what? Identifying the topic. Identify the topic, keywords or phrases, and then elaborating.
on it. Just elaborate on it various keywords. Okay, जो भी keywords आ गया उसको आइडेंटिफाई किया, phrases बनाया, उसको elaborate किया in various paragraphs, examples, उसी में dimension वगैरह you can go on producing, right? जो भी आपको लगता है, be on the right direction. Okay, then other approach is dividing approach. Okay, what is the dividing approach? Basically you have to divide the topic को divide कर दिए and elaborate on those topics, है ना? फिर क्या होगा आपका start elaboration होगा and then with examples. ठीक है, these parts are there. Divide the topic and elaborate on these with examples. Okay, we'll discuss maybe next class some topic लेकर डिस्कस करेंगे. Okay, then you have layers approach. Layers approach क्या है? Basically the unlayering of the various meanings or dimensions of it and elaborating. Okay, basically क्या है कि unlayering क्या है? Basically you are unlayering the various meanings of or dimensions of the topic. एक एक उसका मीनिंग आपने प्याज के छिलके की तरह लाइक एन ओनियन, है ना, अनलेयरिंग ऑफ द ओनियन, ईच एंड एवरी लेयर यू आर अनलेयरिंग एंड देन यू आर डिफाइनिंग इट. ठीक है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी. आई जस्ट टेल यू, आई एम जस्ट टेलिंग द अप्रोचेस. ओके, एंड देयर इज वन मोर अप्रोच व्हिच मोस्ट ऑफ यू एक्चुअली लाइक दैट अप्रोच, दैट इज व्हाट पेस्टल अप्रोच. पेस्टल अप्रोच क्या है? बेसिकली इट्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, social, technological, okay, then environmental, legal approaches. Okay, ये है. So on various fronts you have to define the things, right here. So use it, but don't always try to use it unless it is very much required, because this is pestle approach is generally based on general essay, but philosophical essay it may not work good, है ना, बहुत अच्छा वर्किंग नहीं होता है यहाँ पे. But in case you don't have any choice, then only you come to this part. Otherwise pestle approach is na least almost very less suited for the philosophical essay. ठीक है, try to use it only in general essay. Okay, then you have entities approach और स्टेक होल्डर का भी है. एंटिटीज और स्टेक होल्डर अप्रोच, इसमें क्या है? एंटिटीज आ जाएंगी बहुत सारी, स्टेक होल्डर्स आ जाएंगे. एंटिटीज क्या क्या हो सकती हैं? लाइक यूर पार्ट ऑफ फैमिली, तो फैमिली कोई जो भी टॉपिक होगा उसके इर्द गिर्द जो उसका फैमिली का रिलेशनशिप होगा, मे बी कम्युनिटी रिलेशनशिप, फैमिली के ऊपर, उसके ऊपर क्या है? रीजन हो जाता है, सोसाइटी, then you can move to the nation, world, like that you can move on with your approaches in the entity approach. What about in the stakeholder approach भी होती है. ये सब you can use multitude of these approach, मतलब mix करके कर सकते हो. Even you can use the government, okay, private, ये सब क्या है? stakeholders है. Private, society, maybe there are views of environmentalist, okay, nation का कोई होगा व्यू पॉइंट, नेशन स्टेट, और एज ए ह्यूमन बीइंग मैनकाइंड वाला कोई अप्रोच होगा, राइट. ऑल दीज मे बी द स्टेक होल्डर्स. सो इसको आप यूज कर सकते हैं इन योर आंसर, राइट. इस तरह से यू कैन यूज एन एंटिटी अप्रोच ऑल्सो. दिस इज ऑल्सो वेरी गुड अप्रोच, और इन वेरियस फॉर्म्स में यू कैन राइट द आंसर, वेरियस डायमेंशंस आप यहाँ से भी ले सकते हैं, राइट. इंस्टेड ऑफ पेस्टल यू कैन राइट फ्रॉम हियर ऑल्सो, वेरियस वेज. Now whatever the topic is there,
on the philosophical, you have to give some pros and cons also. Mostly try to give for and against the topic, ठीक है, and justify तो करना पड़ेगा. Without justification and examples marks नहीं है. So for में how much you try to write at least 75% of the topic in for, and against you can try to write 25% against, around that. But थोड़ा against में लिखना पड़ेगा, not everything on the for, unless until the topic is completely on criticism. So 75% should be on the for, and 20 to 25% will be on the negative side, है ना. But justification is there. You can also try to use the various examples from national, international, maybe personal, societal, है ना. बहुत सारे examples आपने, you can use such examples and ways. Okay, ठीक है, ये क्लियर है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज फॉर एंड अगेंस्ट में आपको लिखना पड़ता है बहुत बार. ओके, देन ऑलवेज ट्राई टू शो द डाइवर्सिटी वेयर इन योर डायमेंशंस. मतलब जो भी डायमेंशन आप ले रहे हैं, ट्राई टू गिव द डाइवर्सिटी इन द डायमेंशंस व्हिच यू आर एक्चुअली राइटिंग. ओके, डायमेंशंस आपको लिखना पड़ेगा. अलग डायमेंशन करेंगे तब उन डायमेंशंस में, एक ही डायमेंशन में डाइवर्सिटी शो करनी पड़ेगी. If you're talking about the something which is happening in North India, so you can show the diversity in North India में पंजाब का अलग है, हरियाणा अलग है, एंड यूपी अलग है, उत्तराखंड अलग है. so वो डायमेंशंस में अगर एरिया डायमेंशन है तो उसमें डिफरेंट स्टेट्स क्या है, डाइवर्सिटी है. अगर एक स्टेट डायमेंशन है तो स्टेट का नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में भी द डाइवर्सिटी, लाइक दैट यू हैव टू शो. गॉट माय पॉइंट ना. तो डाइवर्सिटी यू कैन शो इन द डायमेंशंस ऑफ द answers. Okay, then most important is creativity, but with organization. Unorganized creativity नहीं करना है, ठीक है, ऑर्गेनाइज करना है. नेवर फॉरगेट टू यूज द सिमिलर कोट्स. जो भी कोट्स पूछा गया है, जो भी एग्जाम में फिलोसफी टॉपिक है, दैट में बी कोट आल्सो. सो यूज कोट्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेस. ओके, आप सोर्सेस से, अलग अलग सोर्सेस से भी कोट्स यू कैन यूज इसमें. Even you can end it with quote in 15 also, you can use it. Also try to use the recent judgments, government schemes, maybe case studies, examples of that part, or maybe instances, etc. But in the end wise में you can use. ठीक है, ये तो आपका in general this will be the body of the answer. Now talking about the conclusion already we have discussed many things you can use in similar, in general. First क्या है, summarize the whole topic. So summarization आ गया. बहुत easy and best है, best भी है and easy भी है in case of philosophical topic, right? Philosophical topic we don't have much idea about the conclusion. It will be best and some easy conclusion होगा. Summarize the topic, then consolidate the idea explained. Whatever idea you explained, you have to summarize them. Summarize कर लीजिए, ठीक है. You are summarizing it completely, so वो summarize होके आ गया in that 2-3 paragraphs. Reinforce the idea. कोई आइडिया को reinforce करना है या कोई कॉन्सेप्ट को reinforce करना है, you can do that also. As general, as already there in the general essay also, anecdotes, quotes, examples, recent judgment भी आप उससे भी end कर सकते हैं. Everything you can do that, and always try to end in
पॉजिटिव नोट, है ना. यू कैन यूज वे फॉरवर्ड ऑल्सो बिफोर कंक्लूजन. ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन फॉलो करेगा. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वे फॉरवर्ड इन द लास्ट क्लास, राइट. So these are the some of the headlines how to use the topic effectively, right. Linking is also very much necessary with various international, national, local events, है ना. And whatever the linkage you can do, है ना, with respect to the entity approach, जैसे वो family हुआ, community है, regional है ना, all those approaches as a nation. So whatever we can link it with in very good sense, so that can be done in the philosophical essay very easily. So मोटा मोटी यही है ना. These are the I want to discuss you because see essay you might be writing, but unless and until you get the feedback of the essay, जब तक आप लिख लेंगे और कोई इसको चेक करके फीडबैक नहीं देगा तब तक बहुत बेनिफिट नहीं है. Whatever I have told you, I have given you general idea that this way you have to write the philosophical essay. Last time I gave the general idea about the general essay, but here unless you are going to practice it, getting it checked with mentors and getting a mentor call, then only it's going to help you. Here those who are writing the test must get the mentor call. I will share the number of the concerned person who is looking after these mentor call, like कि आपको कोई आपकी कॉपी किसने चेक करी, she will be telling. I think Ruby name is there. I will find out and I'll write down in the channel, group channel, and उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं in case your copy is checked and you want to get a mentor call. Directly get the mentor call because very necessary to get the mentor call. This will help you to understand what mistakes you are getting, है ना. because CMP we have a, है ना, we are actually providing you the mentor call. mentor call होता है और आपको लेना भी है, वो आपके लिए बेटर रहेगा. अगर आप नहीं लेंगे then you might be missing something. इन केस आपको लेने के बाद भी कोई डाउट है और या आपको कोई भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है या कोई डाउट लगता है, ऐसे भी कोई कोई रह जाता है डाउट कि मेरा आंसर सही है कि नहीं, तो यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू मी, सेंड मी कॉपी, टेल मी द पेज नंबर कि इसको क्या देखना है या कोई क्वेश्चन को स्पेसिफिक देखना है, देन लेट मी नो. आई विल फाइंड टाइम एंड आई विल डिस्कस विद यू. आई विल गिव यू द टाइम, उसमें कॉल करिए, पूरा डिस्कस कर लेंगे, राइट. सो एक तो ये करेंगे. अनदर थिंग, दोज हु आर बिजी इन, मतलब जो आप लोग पढ़ रहे हैं, आई नो यू पीपल आर वेरी मच बिजी इन रिकॉलिंग, रिमेम्बरिंग, राइटिंग आंसर, बट स्टिल इफ यू फाइंड कि कोई डिफिकल्टी आप फेस कर रहे हैं in any form, whether it is the timetable scheduling, whether you want to have the required motivation, or whether you want to, you are distracted very much, or you have anything, any problem understand which you are facing कि मेरा मेंस को मेरा इफेक्टिव हो रहा है, मतलब इफेक्टिवली तैयारी नहीं हो रही है और मेरा मेंस लगता है नहीं होगा, गेट बैक टू मी. ठीक है, आई विल टेल यू द वे आउट, how you can escape from such problems easily and get back to your work. Even if it is your personal thing also, personal matter, you can share with me. There is obviously there is no one common between me and you, so nobody is going to know that, but at least you prepare well and don't get anything, any distraction between you and your selection. See, there should not be any person in between you, in any person or any problem or any issue, whether it is mental blockage, whether it is physical problems, or whether it is like unidentifiable, intangible thing. Nothing should come between you and your IES post. If anything is coming, consider it as poison. मतलब इसको विष विष समझ के त्याग देना है. कोई भी बीच में आपके आ रहा है यूपीएससी और आपके बीच में, तो कंसिडरिंग इट एज पॉइजन और जहर और विष, उसको त्याग देना है. बिकॉज देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट द रिक्वायर्ड सक्सेस विच यू डिजर्व. अदरवाइज इट इज वेरी इजी टू गेट फेल्ड इन एग्जामिनेशन एंड डिफिकल्ट टू गेट सक्सीड. ठीक है, सक्सेस ही डिफिकल्ट है, फेलना तो, हारना तो बहुत इजी है. हथियार डाल देना बहुत आसान है ना, एक मिनट में हार जाएंगे आप. ओके, सो ये ठीक है. Another thing I want to tell you, any one of you want to talk to me today, tomorrow, any day before the examination, problem है आप definitely करिए. I am your personal mentor only. Don't hesitate to call me. I'll give you the timing. अगर आपको random call करना है without any कि आपको मेरे साथ बात करनी करना है, आपको नहीं पता किस टाइम कॉल करना है, 11 AM से लेकर you can call me up till 1:30 or 2 PM तक. तो आपको मैंने यहाँ पे 2.5 घंटे का स्लॉट दिया है. ठीक है, 2.5 घंटे स्लॉट दिया है, कितनी भी देर आपको बात करना है, यू कैन टॉक टू मी.
राइट, 11 AM के बाद से 1:30 बजे तक दिन में, एंड इवनिंग में 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। 12 बजे भी कर सकते हो अगर और भी दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। एटलीस्ट 11:30 तक मैं आपको दे सकता हूँ 4.5 आवर टाइम। तो टोटल आपको दे रहा हूं मैं, जो स्लॉट दे रहा हूँ कितने का है, 7 आवर्स का, रैंडम कॉल का। मतलब आपको लगा कि मैं डाउट, तुरंत फोन उठाया आपने, अगर इतना बज रहा है यू कैन कॉल मी, डिस्कस विद मी, शो योर पेपर, वॉट एवर। रैंडम कॉल का मैंने आपको 7 आवर्स दिया अपने पूरे दिन के टाइमिंग में, 24 घंटे में। आई थिंक ये नहीं बोल सकते आप कि सर के पास टाइम नहीं है, राइट। मैं आपको 7 घंटे दे रहा हूँ, आपको 7 घंटे एक आदमी को बात करना है तो वो भी कर सकता है, 7 घंटे लगातार। ठीक है, 2.5 घंटा यहाँ कर लेगा, शाम को कर लेगा 3.5 घंटा, बीच में ब्रेक भी ले सकता है, राइट। उसके अलावा भी इफ यू वांट टू टॉक टू मी, और भी आपको करना है या किसी और को करना है, यू कैन मैसेज मी जनरली ऑन व्हाट्सएप, ऑलरेडी नंबर इज गिवन टू यू, 7906-255-103। इस नंबर पे यू कैन व्हाट्सएप में, क्योंकि टेलीग्राम भी कर सकते हो, और टेलीग्राम आई विल सी व्हेन आई एम फ्री। व्हाट्सएप तो मैं बहुत रेगुलर देखता रहता हूँ, ऑलमोस्ट हर 15 मिनट 10 मिनट में आई विल सी द व्हाट्सएप। ठीक है, ऑफिस में भी और कहीं भी वो तो चलते फिरते व्हाट्सएप चलता रहता है। और टेलीग्राम में थोड़ा सा मे बी डिलेड हुआ, 1 घंटा 2 घंटा भी हो सकता है, 3 घंटा भी हो सकता है। सो यू मैसेज मी व्हाट्सएप, एनी लॉन्ग एनी पेपर यू वांट टू शेयर मी, शेयर इट ऑन टेलीग्राम, मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, आई विल सी दैट थिंग, आई विल गिव यू द टाइम, अगर लंबा टाइम है या कैसा भी है, इन बिटवीन। सो कंसिडरिंग ऑल दीज थिंग्स, आई एम अवेलेबल मोर देन एनी पर्सन, है ना। जो भी आपके इवन आपके फ्रेंड्स और ये सब भी आपको नहीं मिलेंगे, या कोई मेंटर भी होगा, इतना इतना टाइम नहीं दे पाएगा, आई एम गिविंग दैट टाइम। सो नो प्रॉब्लम विल बी देयर ऑन माय माय अवेलेबिलिटी। ठीक है, फुल्ली अवेलेबल है, राइट। सो 7 घंटे का स्लॉट है, और रैंडम कॉल का, और इफ यू यू नो गिव मी योर क्वेश्चन, गिव मी योर पीडीएफ या जो भी प्रॉब्लम है, एंड देन आई विल रीड दैट एंड आई विल गिव यू टाइम टू कॉल। वो भी आप कर सकते हैं, बट बट प्लीज एंश्योर दैट यू कॉल ऑन द राइट टाइम। मतलब जैसे मैं आपको टाइम दिया कि चलो मुझे कर लेना 4 बजे, तो 4 बजे आप कर लेना, डोंट कॉल इट 5:30, फिर वो मिस हो जाएगा। इवन इफ यू कैन कॉल मी अदर देन दिस टाइमिंग, 7 घंटे के अलावा बीच में भी कहीं कर सकते हो, तो अगर मैं कॉल नहीं उठाऊंगा, आई विल कॉल यू बैक, डेफिनेटली आई विल कॉल यू बैक विद इन दिस टाइमिंग्स। इस टाइमिंग में कॉल बैक भी कर लूंगा अगर आप कॉल नहीं उठा पाता हूँ। मोस्टली नंबर मेरे पास सेव रहेगा सबका, है ना। अगर नहीं है तो यू कैन जस्ट मैसेज मी, और मैं फिर उसको भी रिप्लाई करूंगा। तो डोंट वरी अबाउट माय टाइमिंग, वरी अबाउट दैट आपको क्या पूछना है, और जल्दी जल्दी पूछ लेना, अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना, रखना नहीं है। आई डोंट वांट यू एनी वन ऑफ यू टू से यार मेरा हो जाता, थोड़ा सर देख लेते हैं, थोड़ा और सर से पर्सनल मिल जाता तो मेरा हो जाता। ऐसा नहीं होने देना है, आपको मेरे से पूछ लेना है। ठीक है, दिस इज ए पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप प्रोग्राम, ये बिल्कुल पर्सनलाइज्ड है। नो अदर कोचिंग, नो अदर पर्सन विल बी गिविंग यू डोंट दैट मच पर्सनलाइज्ड। तो कोई कॉल वॉल नहीं आते, मुझे लगता है आज किसी ने कोई कॉल ही नहीं किया, किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ मुझसे पूछे। ठीक है, मुझको परेशान करें, मुझसे मेरे से पूछते रहे, तभी ना जब निकलेंगे तभी ना बताएंगे कि सर से हमने क्या क्या पूछा, क्या क्या, और सर ने क्या क्या जवाब दिया। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि यू गिव योर टाइम एंड स्टडी वेल। ठीक है, तो मेरी तरफ से आई एम अवेलेबल। और इसके बाद जैसे एग्जाम पास आएगा तो मैं 24 घंटे के लिए कॉल उठाऊंगा, कभी भी कहीं भी, रात के 12 बजे 2 बजे भी करोगे ना पढ़ते हुए, तो मैं सो के उठ के फोन पे बात कर फिर सो जाऊंगा। डोंट वरी अबाउट मी, आप बस पढ़ो एंड आस्क मी एनी क्वेश्चन थ्रू आउट योर जर्नी। अब बताइए, कोई डाउट है किसी को तो बताइए, एनी डाउट्स यू हैव, जस्ट अनम्यूट और राइट डाउन एंड टेल मी एंड आस्क मी। नो डाउट कोई भी डाउट नहीं है, सबका अच्छा चल रहा है, ऑल ऑफ यू आर स्टडिंग वेल। क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आई विल बी टेकिंग, है ना, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्टिव लर्निंग, पैसिव लर्निंग, क्या कर रहे हो आप, कैसे याद करना है, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, सब डिस्कस करना है। उसके बाद धीरे धीरे हाउ टू, मतलब एग्जाम में क्या करना है, 2 दिन पहले 1 दिन पहले क्या करना है, वो सब भी मैं डिस्कस करता हूँ, है ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट कि बहुत छोटी मिस्टेक्स होती हैं, छोटी सावधानी बरतने से बहुत नंबर की बढ़ोतरी भी होती है ना, बिकॉज माइंड उन टेंशन से बच जाता है और नंबर काफी बढ़ जाते हैं। और एग्जाम के टाइम में माइंड में टेंशन आ गई तो नंबर अपने आप कम हो जाते हैं। और ऑल्सो आई टेल यू सम ऑफ द मिस्टेक्स विच पीपल आर मेकिंग ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, वो भी मैं बता दूंगा।
और अभी हाँ डेफिनेटली कॉल मी, इससे कोई बात ही नहीं है। ठीक है, मुझे अपना ऐसे भेज देना, शायद भेज दिया है, मैं देख लेता हूँ एंड हम लोग बात कर लेंगे। और एनी अदर क्वेरी? अब देखिए इसी बैच में रवि रंजन इज माय बैचमेट, इज डिप्टी कलेक्टर एंड मेरे वो तो मेरा सौभाग्य है और कि मेरा ही बैचमेट मेरे से ही मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया है। सब बहुत रेयर होता है कि लोग क्या बोलते हैं कि एक कहावत है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। ही इज माय बैचमेट, इज एसडीएम इन बिहार एंड और मैं भी वहीं पर हूँ। तो ही मतलब मेटिकुलसली ज्वाइंड मी ओनली, क्या पूछना है सब मुझसे ही पूछना है। सो ऐसा भी हो सकता है, तो ये तो बहुत मेरा सौभाग्य है कि मेरे बैचमेट लोग इतना वैल्यू दे रहे हैं कि जो भी डाउट है जो पूछ रहे हैं। तो तो फिर आप लोग तो जो भी डाउट है पूछिए बिना किसी हेसिटेशन के। आई लव टू आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस ऑफ योर्स। कोई डाउट नहीं, आज कैसे हो गया ऐसा? पिछली बार डाउट थे काफी। सब स्मूथ चल रहा है आई थिंक, राइट? एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। ओके इरफा, इफरा ओके, यू कॉल मी आफ्टर द webinar. And नो द डाउट एनीवन? कोई खास चीज पूछना पूछ लीजिए। तो कल से आई विल बी वेटिंग फॉर योर कॉल इन दिस टाइमिंग्स। कोई डाउट है किसी को तो मुझे फोन करेगा, है ना? इन स्पाइट ऑफ जितना बिजी रहूंगा आई विल आइदर पिक द कॉल, या तो कॉल बैक मैं कर ही लूंगा, आप उठा लेना तब, राइट? या मैसेज कर देना। विल बुक शेड्यूल फॉर टुमारो। ओके अनिल, फाइन। जो भी पूछना है पूछ लो भाई, मैं बताने में कंजूसी नहीं करूंगा ना मैं टाइम देने में। आपको नहीं सिलेक्शन लेना है तो मत पूछना। बहुत सारे लोग लास्ट ईयर में, बता देता हूँ आपको एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बिना बताए कोई मानता ही नहीं बात को। तो आपको बता दूं, राहुल है, जो जो लड़के सेलेक्ट हुए हैं, सर्वानंद है, प्रियंका है, और भी बहुत सारे हैं, है ना? मनप्रीत भी है। इन लोग की कॉपी चेक होने के बाद ही पर्सनली मैंने देखा हुआ है इनकी बहुत बार कॉपीज। और एक प्रशांत गर्ग था जिसका नहीं हुआ, वॉट एवर भी रीजन, रीजन तो पता ही मुझे क्या नहीं हुआ। प्रशांत स्कोर्ड 400 मार्क्स इन जीएस। ऐसे में भी उसके शायद 130 प्लस 135 प्लस है प्रशांत गर्ग के, राइट? दिस मच मार्क्स ही नेवर एक्सपेक्टेड इन जीएस। उसके हमेशा 250 अराउंड रहते थे जीएस में, 250 से मतलब बहुत करेगा तो 300 से कम ही रहते हैं, है ना? 300 तक रहते थे। इंटरव्यू कॉल तो नहीं आया कभी भी। पर दिस टाइम, लास्ट टाइम, बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी मार्क्स, ज्योग्राफी बड़े कम नंबर हुए हैं लास्ट ईयर, ज्योग्राफी के नंबर बड़े कम आया है। आई थिंक हिज मार्क्स वाज टोटल 200, दोनों सब्जेक्ट मिला के 210 220 ही हैं, 220 तक। इसकी वजह से उसका नहीं हुआ सिलेक्शन। बट ही शोड मी जीएस कॉपी। 2-3 बार मैंने कॉपी देखी उसकी अलग अलग लेवल पे। उसकी जीएस में हमेशा कॉमन मिस्टेक थी, जिसके उसको 250 से 300 के बीच में नंबर रहते थे। और बहुत कॉमन मिस्टेक थी कि ही रोट द आंसर इन टेलीग्राफिक लैंग्वेज। जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम कि नहीं होता, जैसे हेडिंग हेडिंग बना दिया, हेडिंग हेडिंग लिख लिया, डायग्राम से लिंक कर दिया, फिर डायग्राम से बना दिया। एक तो वो ये गलती करता था। दूसरी गलती क्या करता था वो, इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं होता था, इट इज इन टेलीग्राफिक लैंग्वेज। और सारे पॉइंट्स भी ऑलमोस्ट टेलीग्राफिक रहते थे। टेलीग्राफिक मतलब कीवर्ड्स बेसिस पे, देयर इज नो फुल सेंटेंस इन एनी ऑफ द आंसर। मोस्टली था कोई 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 में बना देता था, लेकिन मोस्टली उसके टेलीग्राफिक में एंड कीवर्ड कंप्लीट नहीं होते, कीवर्ड बेस्ड आंसर रहता था। तो मैंने उसको बोला कि ये जो प्रोसेस जो फॉलो कर रहे हो, ये कुछ ही क्वेश्चन में करना है जो क्वेश्चन छूटने वाले हो, इन विच यू आर डूइंग इन द थर्ड आवर। थर्ड आवर में लास्ट आवर में हो, आधा घंटा रह गया है, तो 3-4 क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो, सो दैट यू गेट द मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स आपको मिल जाए। क्योंकि वो क्वेश्चन आपको कम आते हैं, कम लिखोगे, कीवर्ड्स में लिखोगे, काम चल जाएगा। पर स्टार्टिंग के फर्स्ट एंड या सेकंड आवर में ऐसे नहीं लिखना है, बिकॉज वो फुल क्वेश्चन है, यू आर राइटिंग मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स। वो बढ़िया अच्छे ल्यूसिड मैनर में लिखना है, पॉइंट वाइज है, डायग्राम भी होगा और पूरा अच्छा स्टेटमेंट, पूरा आंसर होगा। तो एग्जामिनर खुश होकर नंबर देगा कि भी पूरा चीज लिखा है। यहाँ आपको लास्ट आवर में कम आता है तो यू कैन राइट लेस,
टेलीग्राफिक में लिखो, डायग्राम लिखो, कैसे कम ही आता है, 5 मिनट 4 मिनट ही लिख पाओगे। सो उसको लिख दो जितना जैसे आता है, टाइम बचा के बाकी क्वेश्चन में लगा सकते हो जो लास्ट में छूट रहे हैं। बस स्टार्टिंग से क्वेश्चन से लेकर सारे क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना है। एंड ही फॉलोड इट आफ्टर डूइंग लॉट ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि आदत बन चुकी थी, 5 चाहे 4 या 5 मेज लिखा था वो लास्ट अटेम्प्ट लास्ट ईयर था। तो इतना मेज लिखने के बावजूद नंबर नहीं बढ़े, सारी टेस्ट सीरीज लगा ली थी। मैं तो नाम क्या लूंगा आपको पता ही है, मेजर टेस्ट सीरीज राजेंद्र नगर की कौन सी है, बड़ी बड़ी कोचिंग की, वो सब लगा चुका था, सारी मेजर थी। लास्ट में मेरे पास मेरे एक स्टूडेंट के रिकमेंडेशन पे आया था, जब उसकी गलती मैंने पकड़ी तब उसको पता चला, बाकी ये गलती उसकी किसी ने पॉइंट आउट नहीं करी, उसने मुझे बताया, नहीं तो सर मैं अब तक इंप्रूव कर लेता। नोबडी हैज एवर पॉइंटेड आउट दिस मिस्टेक, बिकॉज आपकी जो कॉपी चेक करते हैं उन लोगों का प्रीलिम्स होता नहीं है, वो कॉपी चेक कर रहे हैं, वो मॉडल आंसर बेस्ड कॉपी चेकिंग है। इट इज नॉट बेस्ड ऑन द मतलब एक्चुअल मार्किंग। और यहाँ तो सिलेक्टेड लड़के भी कॉपी चेक कर रहे हैं। आलोक सर इज देयर, ही इज चेकिंग सम ऑफ द कॉपीज, ही इज इनटू द सर्विस। उज्जवल इज आल्सो वेरी गुड मेंटर, लास्ट ईयर आल्सो ही वाज इन माय टीम, बहुत अच्छी कॉपी चेक करते हैं। और राहुल श्रीवास्तव वगैरह को इन्होंने पर्सनली कॉपी चेक करके 1-to-1 गाइड भी किया था, मींस ये मेंटरशिप कॉल लिया था। तो मेरे पास जो ये मेंटर ऑल दे आर वेरी गुड। सो आप इनसे कॉपी चेक कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी क्या मिस्टेक हो रही है, अदर देन बाकी कोचिंगों जो कॉपी चेक हो रही है। ठीक है। सो वहां सब जगह से करके आया, उसको लोगों ने आइडेंटिफाई नहीं किया कि मिस्टेक है उसकी, वो नंबर देते गए, वो नंबर पाता गया, निकलता गया, टाइम टाइम पास हुआ, अटेम्प्ट खत्म हुए। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, जस्ट बिकॉज यू आल्सो थिंकिंग कि आपको नंबर मिल रहा है, तो मे नॉट बी ऑन द राइट ट्रैक, कुछ हो सकता है कि गलती हो रही हो और वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए मेंटर्स, क्योंकि उनके लिए बहुत नॉर्मल चीज होगा कि ये तो ऐसे लिखा जाता है। पर यूपीएससी में जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं उनकी कॉपी के बेसिस पे हम लोग बताएंगे एक्चुअल में क्या करना है। ठीक है। सो अंडरस्टैंड दिस पार्ट एंड रिमेंबर दिस पार्ट की कोई भी आपको लगता है कॉपी शो करिए, डिस्कस करिए, आगे बढ़िए। ठीक है। सो यही मेरा कहना है कि यू हैव सफिशिएंट टाइम, 40 डेज प्लस है आपके। डोंट फॉरगेट टू यूटिलाइज दिस डेज। और किसी भी तरीके का प्रोक्रेस्टिनेशन, कैजुअलिटी, कैजुअल टाइम पास, है ना, अननेसेसरी थिंकिंग ऑफ कि नहीं सिलेक्शन होगा, बिल्कुल ये सब छोड़ देना है। सब कुछ हो जाएगा ये 40 दिनों में। बहुत लंबा दिन है 40 दिन, गर्मियों का मौसम है, दिन भी लंबा है, रात छोटी है, कोई दिक्कत नहीं, 6-7 घंटे सोना है और पूरे टाइम पढ़ते रहना है। बस आप इतना करेंगे, गेट द इंटरव्यू कॉल में हम लोग फिर से गाइड कर लेंगे और आपको सिलेक्शन हो जाएगा, गेट द रैंक। आपकी जिंदगी स्मूथ हो जाएगी। जो इतना हिचकोले खा रहा है सुबह शाम दिन रात, पेरेंट्स, फैमिली प्रेशर, स्टूडेंट का मतलब दोस्ती यारी में प्रेशर, जो लड़का निकल गया बाकी लोग रह गए उनको प्रेशर रहता है ना। घर जाते हैं तो घर में लोग देखता है कि अरे तो अभी तक नौकरी नहीं लगा, इतना साल से पढ़ रहा है। सारा प्रेशर 40 दिन में खत्म हो सकता है। और जिंदगी बोले ना, या तो आईएएस बन जाओगे या नॉन आईएएस बन जाओगे तो भी ठीक है, फिलहाल तो नौकरी लेना सबसे बड़ा प्रायोरिटी है, पर आईएएस ले लेना उससे बड़ा कुछ नहीं है, तो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। एंड आप जिंदगी आपकी स्मूथ चलेगी और टाइम ही नहीं पता चलेगा कब से कब खत्म हो गया। 2 साल आपके ऐसे निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा ट्रेनिंग में। उसके बाद बाकी टाइम आपके लाइफ में। नहीं तो आपको एक एक दिन खटकेगा जब आपको सिलेक्शन नहीं होगा और आप वापस कहीं जाएंगे दूसरी नौकरी में, वेयर यू नेवर वांट टू गो, और आपको वो काम करना पड़ेगा, तो आपको एक एक दिन भारी पड़ेगा और याद आएगा काश मैं थोड़ा मेहनत करता तो मैं बन जाता। तो आज मेरा ये हाल नहीं होता, मुझे कोई पूछ नहीं रहा, उल्टा सब नहीं, ऊपर इतने सारे बॉसेस हैं और सब कुछ ना कुछ बोल रहा है, तो मेरा जो लाइफ जो खराब की हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है। तो ये बोलना ना पड़े इसलिए देयरफॉर आई एम टेलिंग यू कि रिमेंबर दिस वर्ड दिस डे की 40 डेज सफिशिएंट हैं, आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट एंड डेफिनेटली यू विल डू इट। बस आपको फोकस रहना है, अपना मोटिवेशन नहीं खोना है, कॉन्फिडेंस नहीं खोना है, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्वालिफाई। अपने ऊपर विश्वास रखेंगे आप, तो मेरा भी सब पे विश्वास है कि आप लोग अपने ऊपर विश्वास रखे हैं, और उसी विश्वास के साथ आप पढ़ेंगे, 10 सितंबर तक आपका सब खत्म हो जाएगा और फिर आप एकदम पूरा रेडी एग्जाम देने के लिए। ठीक है। ठीक है फिर, आई थिंक नथिंग मोर टू से। इफ एनीथिंग वांट टू से, यू कैन ऑलवेज कॉल मी, गेट बैक टू मी, डिस्कस things. Okay, all the very best. We'll meet next week again with new more discussion with some examples, how to write the answer, और भी कुछ कुछ हम डिस्कस करेंगे, नई नई चीज लाएंगे, so that you get the right मतलब कैसे क्या करना है। All the very best. Thank you. Okay, thank you everyone. All the very best.